हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस, जो आपका थर्ड पेपर होता है। ठीक है, और ये 2015 का पूछा हुआ पेपर है, जो आपको इससे पता चलेगा कि आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। और देखिए, जो आप यहाँ टाइमिंग देख सकते हो, यहाँ 2 घंटा लिखा है, लेकिन 2015 में जो टाइमिंग थी वो 2 घंटे की थी, लेकिन 2020 में जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो 1 घंटे की दी जाएगी। तो ये आपको समय का भी ध्यान होना चाहिए। तो पहले 2 घंटे टाइम मिलता था, लेकिन अब 1 घंटे मिलता है। जो 25 नंबर का पेपर होता है उसमें केवल 1 घंटे का टाइम दिया जाता है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपके 3 टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, जो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं मात्र 30 शब्दों में लिखने होते हैं, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं मात्र 50 शब्दों में लिखने होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि पौधों में उत्तेजनशीलता का प्रदर्शन स्पष्ट दिखाई देता है। ऑप्शन है आम में, छुई मुई में, नीम में या फिर अदरक में। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा छुई मुई में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भोजन में संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है। ऑप्शन ए तर्क रूप, ऑप्शन बी प्रड़ा स्तंभ, ऑप्शन सी कंदगुच्छ, ऑप्शन डी कुंभी रूपी। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कंदगुच्छ। ठीक है, भोजन में संचय के लिए अपस्थानिक जड़ का रूपांतरण है कंदगुच्छ। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है। तो पत्तियों द्वारा कायिक परिवर्धन होता है ऑप्शन ए ब्रायोफिलम में, ऑप्शन बी वेलिसनेरिया में, ऑप्शन सी अदरक में, ऑप्शन डी सेजिटेरिया में। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रायोफिलम में। पत्तियों का कायिक परिवर्धन होता है ब्रायोफिलम में। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कोण का मात्रक होता है। ऑप्शन ए मोल, ऑप्शन बी स्टेडियन, ऑप्शन सी एम्पियर, ऑप्शन डी रेडियन। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रेडियन। कोण का मात्रक होता है रेडियन। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि कौन सी घटना गुरुत्व का उदाहरण नहीं है। पेड़ से पत्तों का गिरना, उछाले गए बाल को धरती पर गिराना, समतल पर गाड़ी का ढकेलना, पहाड़ से पत्थर का टूटकर नीचे की ओर लुढ़कना। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका समतल पर गाड़ी का ढकेलना। ठीक है, क्योंकि ये आपका गुरुत्व का उदाहरण नहीं है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न है कि ठीक है, ये भी 1 नंबर का होता है, जो मात्र आपको 2 लाइन में लिखना होता है। तो जैसे कि पहला प्रश्न है कि मतलब 6 नंबर कि ठोस पदार्थों की आकृति एवं आयतन कैसी होती है। तो सिंपल, ठोस पदार्थों की आकृति और आयतन जो होती है वो दोनों निश्चित होती है। ठीक है, जो इनके अणु होते हैं वो बहुत ही पास पास होते हैं, और इनकी आकृति कैसी होती है तो निश्चित होती है। ठीक है, तो इनकी आकृति एवं आयतन दोनों ही निश्चित होता है। अगला आपका प्रश्न है कि दूध किस प्रकार का मिश्रण होता है। तो दूध जो आपका होता है वो समांगी मिश्रण होता है। अब आप यहाँ सवाल ये भी आ जाता है, जो आपका समांगी मिश्रण क्या है, विषमांगी मिश्रण क्या है, प्लस एक जो हमेशा कंफ्यूजन मतलब डाउट रहता है कि जो हवा है वो समांगी मिश्रण है या फिर विषमांगी मिश्रण है। तो जो आपका हवा है वो समांगी मिश्रण है, न कि विषमांगी मिश्रण। ठीक है, आपके बुक में दिया गया है कहीं कहीं पे कि हवा को विषमांगी मिश्रण कहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका हवा है वो भी समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि आप हवा को देख नहीं सकते हो। अब बात यहाँ आती है कि जब हवा चलता है उसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन होते हैं, तो हमें कहाँ दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हवा क्या है तो वो समांगी मिश्रण है, दूध भी समांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण विषमांगी मिश्रण में अंतर क्या है। तो समांगी मिश्रण वो जिसके मतलब अवयव हम नहीं देख सकते उसे समांगी मिश्रण कहते हैं, और जिसके अवयव देख सकते हैं उसको हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि पानी और रेत, ठीक है, ये आपके विषमांगी, दूध और पानी समांगी। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि अगला आपका प्रश्न है कि उपापचय क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उपापचय क्रिया आपकी 2 प्रकार की होती है, अपचय और उपचयन।
ठीक है, जो एक सजीव प्राणी के लिए बहुत ही जरूरी है, जैसे कि उसका वृद्धि, विकास, ये सभी उपापचय क्रिया के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए। ठीक है, बहुत ही इजी है कि भूमिगत तने के रूपांतरण में अदरक के रूपांतरण का नाम लिखिए, तो वो हो जाएगा प्रकंद। नेक्स्ट आपका है कि परागकण में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो होती है 12। अब देखिए अगला आपका जो प्रश्न है कि जब कोई वस्तु अपने माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, तो इस प्रकार की गति को हम दोलन गति कहते हैं। अब देखिए यहाँ से आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो गए। तो सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि मूल मात्रक किसे कहते हैं, कोई 2 उदाहरण देकर समझाइए। ठीक है, तो चलिए हम जान लेते हैं मूल मात्रक क्या है। ठीक है, तो मूल मात्रक की सिंपल परिभाषा यह होती है कि वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है वो मूल राशियां कहलाती है। ठीक है, अभी ये मूल मात्रक की परिभाषा नहीं है। देखिए मूल राशियां क्या है, तो वो भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है उसे हम क्या कहते हैं, मूल राशियां। और इन मूल राशियों के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, तो सिंपल 2 लाइन का आपको लिखना होगा, वह भौतिक राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती है वो मूल राशियां कहलाती है, और जो इन मूल राशियों का मात्रक होता है, ठीक है, प्रयुक्त मात्रक को हम मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण पूछा है तो उदाहरण के तौर पर दूरी एवं समय हो गया, प्लस दूरी का जो मात्रक होता है वो आपका मीटर और समय का हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड। तो ये आपके मूल मात्रक का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि सिंपल आपको कि मुख्य स्केल, ठीक है, वर्नियर मतलब क्या होता है कि एक मतलब दूरी मापने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये पूछा है कि वर्नियर कैलिपर्स में शून्यांक त्रुटि को परिभाषित कीजिए। तो जो आपका मुख्य स्केल होता है और वर्नियर स्केल दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं। ठीक है, उनमें कुछ अंतर जो होती है वो दिखाई देती है और इसी अंतर को क्या बोलते हैं, शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। तो सिंपल कि मुख्य स्केल और वर्नियर स्केल दोनों के शून्य बिल्कुल एक सीध में नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ अंतर होता है। तो इन दोनों जो अंतर होता है इसी को शून्यांक त्रुटि कहा जाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि घूर्णन गति किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो घूर्णन गति की परिभाषा ये होती है कि जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, एक बार और रिपीट कर दे रही हूँ कि जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उस गति को घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है, या फिर कहलाती है। उदाहरण पर हम ले लेते हैं जैसे कि कुम्हार का चाक, घूमती हुई फिरकी, ठीक है, पंखे जैसे छत पंखा, ये सभी क्या है, घूर्णन गति के उदाहरण हैं। अगला आपका प्रश्न है कि भंगुर तथा अभंगुर पदार्थ किसे कहते हैं, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देकर समझाइए। तो भंगुर तथा अभंगुर पदार्थ क्या होता है, चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले भंगुर के बारे में जानते हैं। तो भंगुर पदार्थ उसे कहा जाता है जो किसी चोट के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त हो जाता है, बट जाता है और अंत में चूर्ण बन जाता है। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप कह सकते हो कांच, कोयला, गंधक आदि। ठीक है, अब आता है यहाँ पर आपका अभंगुर क्या होता है। तो अभंगुर इसे कहते हैं कि वे पदार्थ जिन्हें पीटने पर अथवा चोट द्वारा जो चद्दर के रूप में फैल जाती है, इन पदार्थ से तार खींचे जा सकते हैं, जैसे कि तांबा, सोना, चांदी, ये सभी क्या है, लोहा भी आ सकता है, ये सभी अभंगुर पदार्थ है। तो ये डिफिनीशन हो जाता है भंगुर तथा अभंगुर का। भंगुर में आपका कांच आ जाता है और अभंगुर में आपका तांबा, सोना, चांदी ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि तलछट्टीकरण किसे कहते हैं। तो तलछट्टीकरण क्या है, जैसे कि यहाँ आपका 16 नंबर प्रश्न है कि तलछट्टीकरण को प्रक्रिया क्या होती है। तो जब द्रव्य में अविलेय ठोसों के मिश्रण से हल्के तथा भारी, ठीक है, मेन इसमें होता है हल्के तथा भारी अवयवों को निथारना ही तलछट्टीकरण कहलाता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन पर एक लघु टिप्पणी लिखिए।
ठीक है। तो जल द्वारा बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो जब जल के भीतर या उसके निकट उगने वाले पौधों में फलों या बीजों का विकिरण जल द्वारा किया जाता है, जैसे कि नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर दूर तक विकिरण हेतु अनुकूलन होता है। इसकी बाह्य जो फल भित्ति में जल प्रवेश नहीं कर सकता। ठीक है, तो सिंपल आप लिख सकते हो कि, क्योंकि ये एक लघु टिप्पणी बोला है तो आप सिंपल लिख सकते हो कि नारियल का फल धारा के साथ बहुत दूर दूर तक विकिरण मतलब उसका परिकीर्णन होता है और अनुकूलित होता है। इसकी बाह्य फल भित्ति में जल प्रवेश नहीं कर सकता। इसके माध्य जो मध्य भित्ति के रेशों में वायु भरी रहती है, जिससे यह हल्का हो जाता है और दूरस्थ स्थानों पर चला जाता है। और कमल भी जल द्वारा विकिरण होता है। तो ये आपके दो उदाहरण हो जाएगा, नारियल प्लस कमल। नेक्स्ट आपका है कि मूसलाजड़ तथा अपस्थानिक जड़ों को केवल चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ठीक है, तो आपको पता है मूसलाजड़ किसे कहते हैं, अपस्थानिक जड़ किसे कहते हैं। तो मूसलाजड़ जो आपका पौधा होता है, पेड़ होता है, जो नीचे का होता है, उसे मूसलाजड़ कहते हैं। और अपस्थानिक जड़ होता है जो तना होता है, ठीक है, और ये मतलब ज्यादा जमीन के अंदर नहीं जाता है, वो आपका अपस्थानिक जड़ हो जाता है। तो आपको इसको चित्र के द्वारा समझाना है। तो ये 2015 के पूछे हुए प्रश्न थे, जो आपको पता चल गया होगा कि आपके एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी पूछे जाते हैं। अगर अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे तो आपका पेपर आसानी के साथ हो जाएगा। ठीक है, प्लस आपका टाइम भी बच जाएगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, और इसमें बैक तो आ ही नहीं सकती अगर आपने अच्छे से तैयारी किया होगा तो। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।